ये फिर क्लास को शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग लग गई है ना? ओके। हरिओम सभी को, योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं, कुछ थ्योरीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेमियोटिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए कुछ थ्योरीज को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे, जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा दिया गया है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग आ गए हैं? बाकी लोग आते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक के जो है सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे कि जॉन लॉक के द्वारा क्या आइडियाज दिया गया है। ठीक है, वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार बता दीजिएगा। तो जॉन लॉक के द्वारा हम लोग देखेंगे कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एज द साइन ऑफ आइडियाज, यानी भाषा विचारों का संकेत सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो जॉन जो है लॉक के द्वारा दिया गया है। भाषा विचारों का संकेत है ये सिद्धांत। थ्योरी ऑफ आइडियाज जो है, और साइन ऑफ आइडियाज किनके द्वारा दिया गया है? तो आपको जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। क्या सिद्धांत है? तो शब्द जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो मन के विचार यानी आइडियाज के संकेत है। यानी कि जॉन लॉक के सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे मन के विचार, संकेत और साइन होते हैं। जो भी माइंड में हम लोग विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वही तो है। ठीक है, वही तो हमारे शब्द है। तो वही बोला गया कि शब्द जो है वो मन के विचारों के संकेत और साइन होते हैं, जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन लॉक के अनुसार। ओके, अब यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स क्या बताया गया है? तो भाषा विचारों से उत्पन्न होती है, बताया गया जॉन लॉक के द्वारा कि भाषा किससे उत्पन्न होती है? तो विचारों से होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला गया है कि शब्द स्वयं अर्थ नहीं रखते, वे सोच यानी आइडियाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा शब्द निकलता है हमारे मुंह से, है ना। तो वही बात यहाँ बोली गई कि शब्द स्वयं अर्थ नहीं रखते, वे जो है सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। देन बताया गया कि संचार तब सफल होता है जब शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो। तो संचार तभी स्पष्ट होगा जब शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है। सक्सेस तभी माना जाएगा कम्युनिकेशन को जब मीनिंग उसका क्लियर हो। अस्पष्ट शब्द जो होता है, वो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वैग्यू वर्ड्स जो है वो आपके संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। अस्पष्ट शब्द जो है वो आपके संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट्स जॉन लॉक्स के अनुसार बताया गया है। उसके साथ ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आप कहते हैं कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये शब्द केवल ध्वनि है, अर्थ आपके विचार पर निर्भर है। ठीक है, जब आप फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये जो है केवल शब्द है, लेकिन अर्थ जो है आपके विचार पर निर्भर है। या फिर दो लोग के दिमाग में फ्रीडम का विचार अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अर्थ स्पष्ट करना कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कम्युनिकेशन में। तो ये जो है जॉन लॉक्स के अनुसार जो उनकी थ्योरी जो दी गई है वो हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे कि एक बार इजी में देख लेते हैं जॉन लॉक के बारे में जब बात करते हैं, तो जॉन लॉक प्रसिद्ध जो है अंग्रेज दार्शनिक थे, और जिन्होंने भाषा और ज्ञान पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। तो भाषा और ज्ञान पे जो है महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। मेन आइडियाज इनके क्या है? तो मुख्य विचार इसका मेन आइडियाज जो है वो है थॉट। ठीक है। मेन आइडिया, संचार का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है। वर्ड्स एंड सिंबल्स के बारे में बताया गया कि शब्द विचारों का प्रतीक है। यानी शब्द जो है वही विचारों, हमारे विचार के थ्रू ही शब्द आते हैं। और लॉक के अनुसार शब्द हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शब्द ही हमारे विचारों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम क्या सोचते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर लैंग्वेज, तो यहाँ बताया गया है कि स्पष्ट भाषा का महत्व बताया गया। इंपॉर्टेंस जो है टू क्लियर लैंग्वेज, प्रभावी संचार के लिए सरल और स्पष्ट भाषा आवश्यक है। उसके साथ ही कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिकेशन, तो संचार में योगदान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने भाषा को मानव ज्ञान और समझ का माध्यम माना। तो भाषा को क्या माना है? मानव ज्ञान और समझ का माध्यम माने। ठीक है, तो ये जॉन लॉक के हम लोग थ्योरीज को देखें आज। ठीक है, सबसे पहले जॉन लॉक के थ्योरीज को देखें। ठीक है, उनके विचार कम्युनिकेशन को लेकर क्या था, तो वो आज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? चलिए, तो अब दूसरे जो है विचार के लिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के विचार को। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के थॉट को हम लोग देखेंगे। वन सेकेंड।
चलिए शुरू करते हैं। फिर दूसरा हम लोग देख रहे थे, तो आपके जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है त्रिघटक चिन्ह सिद्धांत दिए हैं, और ये आपके जो है ट्रायडिक जो है आपके मॉडल्स ऑफ साइन इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ट्रायडिक जो है मॉडल्स ऑफ साइन किनके द्वारा दिया गया? चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन के द्वारा। फादर ऑफ मॉडर्न सेमियोटिक्स भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कम्युनिकेशन में कि फादर ऑफ मॉडर्न जो है सेमियोटिक्स किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स जो है सैंडर्स पियर्सन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सेमियोटिक्स। ठीक है, और इन्होंने ट्राइडिक जो है ट्राइडिक जो है मॉडल ऑफ साइन दिए हैं। कौन दिए? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। और पियर्स के अनुसार हर चीज एक साइन है। हर चीज जो है, हर चीज एक चिन्ह है, यानी साइन है, ये बताया गया है। एवरीथिंग इज अ साइन किनके द्वारा बताया गया है? तो आपके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के द्वारा बताया गया। पियर्स के जो त्रिकोणात्मक जो त्रिकोणीय जो मॉडल है, ट्राइडिक जो साइन है मॉडल है, उसमें आपके साइन रिप्रेजेंट जो है मैन यानी चिन्ह रूप, द फॉर्म ऑफ द साइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, द थिंग ऑफ ए बिग रेफर्ड। उसके बाद है आपके इंटर इंटरप्रेटेंट यानी कि व्याख्याकार, अर्थ। तो यहाँ पे जो है द मीनिंग क्रिएट इन द माइंड। तो ये तीन बातें बताया गया है चार्ल्स पियर्स के द्वारा। पहला साइन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटमेंट भी बोलते हैं, और उसके साथ ही आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और वस्तु जिसको बोलते हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका व्याख्याकार, यानी कि आपका इंटरप्रिटेंट। ठीक है, इंटरप्रिटेंट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सड़क पर जो है एक धुआं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन क्या है? धुआं है, साइन स्मोक है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तो फायर, यानी ऑब्जेक्ट फायर होगा तभी स्मोक निकला है ना। तो यहाँ पे मन में अर्थ क्या बनता है कि आग लगी है। आग लगी है यानी कि पहाड़ पे आग लगी थी, तभी तो धुआं निकल रहा है ना। तो ये जो है बातें यहाँ पे समझ में आती है। यानी धुआं जो है आग का संकेत है। आपको वॉइस में दिक्कत आ रहा है क्या? फैन चल रहा है, उसका आवाज तो नहीं आ रहा है? चलिए, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स जो है सैंडर्स पियर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कारण परिणाम का जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि धुआं जो है, अगर हम कहीं धुआं देखते हैं तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो आग है, आग के वजह से ही धुआं हो रहा है। यानी मन में ये थॉट आता है कि वहां पे आग लगी होगी तभी धुआं आ रहा है ना। यानी धुआं आग का संकेत है। ठीक है, तो जो अनुमान हम लोग लगाते हैं वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पियर्स के तीन जो है मुख्य चिन्ह देखे थे, जिसमें हमारा आइकन है यानी समानता आधारित है, दूसरा जो है इंडेक्स है जो कि प्रत्यक्ष संबंध है, और तीसरा है आपका सिंबल यानी कि आपके सामाजिक जो है समझौता। तो पियर्स के तीन जो चिन्ह है आइकन के बारे में जब बात करते हैं तो समानता आधारित है ये। यानी कि अगर हम लोग आइकन के बारे में बात करते हैं तो आपके समानता से जो है पहचान होती है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के फोटो, ठीक है, उसके साथ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी सीधा संबंध होता है। जैसे कि आपका धुआं से संबंध है ना। यानी कि धुआं का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आग, आग का संबंध धुएं से है ना। तो धुएं का संबंध आग से, ऐसा समझिए। उसके बाद जो है आपका सिंबल जो है सामाजिक समझौता, यानी कि परंपरागत मान्य अर्थ, यानी जो आप देखते आए हैं बचपन से, तो वो अर्थ जो निकलता है वही आपका यहाँ पे हो जाता है आपके सिंबल। यानी भाषा के शब्द, ट्री, बुक जो भी हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। पीछे पियर्स के आपके तीन प्रकार के सिंबल। ओके, तो देख लेते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के मॉडल को एक बार हम लोग शॉर्ट में। तो यहाँ पे जो आपके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है, ये अमेरिका दार्शनिक और आपके सेमियोटिक के जनक माने जाते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है सेमियोटिक संकेत संकेत विज्ञान जो है सेमियोटिक्स, उसके साथ ही संकेतों के प्रतीकों के अध्ययन को जो है सेमियोटिक्स कहते हैं। तो संकेत और प्रतीकों के अध्ययन को ही सेमियोटिक्स बोलते हैं। उसके साथ ही थ्योरी ऑफ साइन इनके द्वारा दिया गया, थ्योरी ऑफ साइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो संकेत के सिद्धांत भी दिए गए हैं आपके चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के द्वारा, थ्योरी ऑफ साइन, यानी कि संचार जो है संकेतों के माध्यम से होता है, ये बताया गया है सैंडर्स पियर्स के द्वारा। उसके बाद थ्री पार्ट्स ऑफ साइन बताए गए इनके द्वारा। तो यहाँ संकेत के तीन भाग बताए गए हैं, साइन, ऑब्जेक्ट और आपके इंटरप्रेटेंट।
ठीक है, इंटरप्रेटेंट, साइन, ऑब्जेक्ट और इंटरप्रेटेंट। आइकन क्या बताता है? तो आइकन जो है ये ऐसे संकेत है जो कि वस्तु से मिलता जुलता हो, जैसे कि आपके फोटो। उसके साथ ही इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा संकेत जो किसी चीज की ओर संकेत करता है, जैसे कि धुआं देखकर आंख का संदेश मिलता है। और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे तो प्रतीक होता है। प्रतीक यानी कि ऐसा संकेत जिसका अर्थ समाज द्वारा तय किया गया हो, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के थ्योरी को हम लोग देख चुके हैं। क्लियर होगा? क्या याद रखेंगे इसमें? मेन तो थ्योरी ऑफ साइन याद रखना है इनके द्वारा। ठीक है, सेमियोटिक के जनक माने जाते हैं मॉडर्न। ओके, तीसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे, फर्डिनेंड डी आपके सोस्यूर। एक सेकेंड। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं फर्डिनेंड डी सोस्यूर के बारे में देखेंगे, फर्डिनेंड डी सोस्यूर के बारे में। तो इनके द्वारा जो है डायडिक जो है साइन मॉडल दिया गया है। ठीक है, हम लोग पियर्स के द्वारा देखे थे ट्राइडिक, अब हम लोग देख रहे हैं डायडिक साइन मॉडल। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपके फर्डिनेंड डी सोस्यूर के द्वारा। फर्डिनेंड डी सोस्यूर के द्वारा जो है द्विघटक चिन्ह सिद्धांत दिए गए, द्विघटक चिन्ह सिद्धांत। अब यहाँ पे देखते हैं तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक यानी कि संरचनात्मक जो है भाषा विज्ञान। तो यहाँ पे सॉस्यूर के द्वारा के अनुसार भाषा के बारे में बात किया गया कि चिन्हों की प्रणाली है। क्या बताया गया? सिस्टम ऑफ साइन है, चिन्हों की प्रणाली बताया गया है। ठीक है, चिन्हों की प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ साइन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ साइन है, ये बताया गया है। सॉस्यूर के अनुसार जो है आपका जो साइन मॉडल है वो टू पार्ट साइन है, यानी कि आपके सिग्निफायर है और सिग्निफायर्ड है। तो सिग्निफायर यानी संकेतक और सिग्निफायर्ड यानी संकेतित। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सिग्निफायर देखेंगे तो शब्द, ध्वनि और रूप यहाँ पे आ जाते हैं, शब्द, ध्वनि का रूप। ये आपके क्या हो जाते हैं? तो आपके संकेतक हो जाते हैं, शब्द या ध्वनि के रूप आपके जो है द साउंड और इमेज ऑफ वर्ड, ये आपके सिग्निफायर है। और सिग्निफायर देखेंगे संकेतित, तो शब्द का जो अर्थ निकलता है और जो धारणा बनता है हमारे मन में, तो वो आपका क्या होता है? सिग्निफायर्ड होता है। तो ये है आपका डायडिक जो है साइन मॉडल, किनके द्वारा दिया गया? फर्डिनेंड डी सॉस्यूर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्या बताया गया इनके अनुसार? भाषा क्या है? तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है चिन्हों की प्रणाली है, यानी कि सिस्टम ऑफ साइन है। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे शब्द है ट्री, पेड़, तो यहाँ पे सिग्निफायर आपका क्या है? तो ट्री। इस तरीके से ध्वनि निकला, TREE है ना, ट्री, तो ये आपके ट्री के साउंड हो गए। और सिग्निफाइड क्या है? तो पेड़ की मानसिक छवि बन जाती है माइंड में, जब हम लोग पेड़ की बात करते हैं तो, है ना, पेड़ की मानसिक छवि हमारे मन में बन जाती है। तो शब्द का रूप और अर्थ मनुष्य द्वारा बनाया गया है, प्रकृति नहीं। ठीक है, तो ये बात यहाँ बताई गई कि शब्द का रूप जो है और अर्थ जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड एंड मीनिंग्स आर ह्यूमन मेड नॉट नेचुरल। ठीक है, तो ये आपको सॉस्यूर के अनुसार याद रखना है। आपके डायडिक जो है मॉडल्स बताए गए हैं, सिग्निफायर और सिग्निफायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लैंग्यू और हम लोग देख लेते हैं पारोल। तो लैंग्यू यानी लॉन्ग, यानी कि आपके देखेंगे लैंग्वेज, भाषा प्रणाली के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, लैंग्वेज सिस्टम के बारे में, जैसे इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर जो भी हो। आपके पारोल जो होते हैं, भाषा का प्रयोग होता है यहाँ पे, कोई व्यक्ति कहे आई एम लर्निंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? पारोल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लैंग्वेज सिस्टम और इंडिविजुअल स्पीच जो है बताया गया है। अब हम लोग इसी में देखेंगे आपके जो है साइंटैग्मेटिक्स वर्सेस जो है आपके पारा डायग्मेटिक। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आई एट एन एप्पल, तो मैंने एक सेब खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आपके जो साइन टैगमेटिक का जो मीनिंग निकलता है, रिलेशन, वो आपका शब्दों का क्रम। तो किस तरीके से क्रम बना है? तो आई एट एन एप्पल। ठीक है, तो ये क्रम लगा है तभी आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे एट के बाद जो है नाउन, नाउन का आना है ना, ये आपका यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो है ए है तो वहां पे एन का यूज किया जाता है ना। तो उसके साथ ही आपके पैराडाइग्मेटिक देखेंगे रिलेशन। तो यहाँ पे विकल्प की बात की जा रही है, विकल्प यानी कि चॉइस, यानी एप्पल की जगह पे आप मैंगो, ऑरेंज हो सकता है
है ना, यहाँ पे एप्पल की जगह पे आप ऑरेंज मैंगो रख सकते हैं। तो ये आपके जो है सिंटैग्मेटिक और साथ में पैराडाइग्मेटिक जो है बताया गया है इसी के अनुसार। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपके सोस्योर के सिद्धांत, फर्डिनेट जो है डी सोस्योर के सिद्धांत। तो आधुनिक जो है भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? तो आपके फर्डिनेट डी सोस्योर। उसके साथ ही लैंग्वेज एज साइंस सिस्टम के बारे में बात किया है इन्होंने, यानी भाषा संकेत की प्रणाली है, लैंग्वेज एज साइंस सिस्टम है। और भाषा कई जो है संकेतों से मिलकर बनी होती है, ये बताया गया है। सिग्निफायर के बारे में बताया गया है कि संकेत होता है, यानी कि शब्द, ध्वनि, चिन्ह का रूप जो है वो आपके सिग्निफायर है। और सिग्निफायर के बारे में बात करते हैं तो संकेतित होता है, यानी शब्दों का अर्थ या अवधारणा आपका क्या है? तो सिग्निफायर्ड है। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज के बारे में देखेंगे तो भाषा प्रणाली है, ये भाषा प्रणाली और भाषा के नियम और उसकी संरचना है, जैसे ग्रामर में होता है हमारा, जो हर भाषा के लिए जरूरी होता है। उसके साथ पैरोल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? भाषण है। भाषण यानी कि व्यक्ति के द्वारा भाषा का वास्तविक प्रयोग, यही आपका पैरोल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम लोग देखेंगे रोमन जैकोब्सन। ठीक है, जैकोब्सन, रोमन जैकोब्सन का हम लोग थ्योरी को देखेंगे। जो है रोमन जैकोब्सन की थ्योरी में देखते हैं जैकोब्सन कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो 6 जो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताया गया है किनके द्वारा? तो आपके रोमन जैकोब्सन के द्वारा। ठीक है, रोमन जैकोब्सन के द्वारा क्या याद रखना है? तो 6 जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, 6 तत्व बताए गए हैं जैकोब्सन के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए, 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आपका क्या है? कॉन्टेक्स्ट है यानी संदर्भ, मैसेज यानी संदेश, एड्रेसर यानी कि प्रेषक या सेंडर, और एड्रेसेस यानी प्राप्तकर्ता रिसीवर, और चैनल यानी माध्यम, और कोड यानी कि भाषा। तो यहाँ पे 6 आपको याद रखना है, आपके कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, उसके बाद एड्रेसेस, और एड्रेसर, और आपके एड्रेसेस, एड्रेसी। ठीक है, एड्रेसी, और आपके चैनल, और आपके हो जाएंगे कोड। तो ये 6 आपको याद रखना है। यहाँ पे सेंडर रिसीवर भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, आपके चैनल, और आपके कोड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बताया गया? रोमन जैकोब्सन के द्वारा बताया गया, रोमन जैकोब्सन के द्वारा, 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संदर्भात्मक जो है कार्य, यानी कि आपके जो है रिफरेन रिफरेंटेशनल जो है फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जानकारी देना, यानी कि गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है उबलता है। तो ये आपका संदर्भात्मक जो है कार्य है, यानी तथ्य जानकारी देने की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपके इमोटिव फंक्शन बताया गया है। इमोटिव फंक्शन भावनात्मक कार्य जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि अपनी भावना प्रकट करना है, अपनी भावना प्रकट, आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे भावना को प्रकट करते हैं। उसके साथ ही आपके कोनेटिव जो है फंक्शन, कोनेटिव फंक्शन मतलब प्रेरक आज्ञात्मक जो है कार्य। तो यहाँ पे आदेश, अनुरोध या प्रेरणा की बात की जाती है, कमांड और जो है रिक्वेस्ट, यानी कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना। तो ये कोनेटिव जो है आपके फंक्शन के अंतर्गत आएगा, आज्ञात्मक कार्य या फिर प्रेरक। ठीक है, उसके साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे संपर्क स्थापना, यानी कि आपके जो है टिक फंक्शन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संवाद की शुरुआती जांच यहाँ पे की जाती है, हेलो, है ना, कैन यू हियर मी, क्या आप सुन पा रहे हैं ना, इस तरीके की जब हम लोग बात करते हैं तो संपर्क साधने की यहाँ पे बात करते हैं। उसके साथ ही आपके हैं मेटालिंगुअल फंक्शन, यानी कि भाषा के बारे में बात करना। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब जो है, का मतलब क्या है? तो ये आपके जो है मेटालिंगुअल जो है आपके फंक्शन के अंतर्गत भाषा के बारे में यहाँ पे बात करने की बात की जा रही है। उसके साथ में पोएटिक जो है आपके फंक्शन, यानी काव्यात्मक जो है कार्य, यानी भाषा की सुंदरता, रचनात्मकता, यानी कि एग्जाम्पल आपके जो है स्लोगन्स हो गए, आपके पोएम्स, राइम्स, कविता, शायरी और स्लोगन। ठीक है, तो ये आपके जो है पोएटिक फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं रोमन जैकोब्सन के द्वारा जो है प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक भाषाविद थे, जिन्हें भाषा के जो है कार्य बताए हैं। और इनके द्वारा जो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के कार्य बताए गए हैं, जहाँ पे भाषा के 6 प्रमुख कार्य बताए गए हैं इनके द्वारा, जो जो रोमन जैकोब्सन के द्वारा। ठीक है, तो रिफरेंशियल जो है फंक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे संदर्भ
संदर्भात्मक कार्य के बारे में देखेंगे तो ये जानकारी या फिर तथ्य देने की काम कर, जानकारी या तथ्य देना। उसके बाद है इमोटिव फंक्शन देखेंगे, इमोटिव फंक्शन यानी भावनात्मक कार्य, यानी भावना को व्यक्त करना, भावना को व्यक्त करना। उसके साथ कोनेटिव फंक्शन देखेंगे तो प्रेरणात्मक कार्य, यानी कि श्रोता को प्रभावित करना। उसके साथ है आपके फैक्टिक जो है आपके फंक्शन, तो ये आपके संपर्क जो है स्थापना कार्य है, यानी संचार को शुरू या फिर बनाए रखना। और फिर आपके है मेटालिंगुअल जो है फंक्शन, जो कि भाषा के बारे में बात जो है यहाँ पे करना, भाषा को समझने के लिए भाषा का उपयोग करना। उसके साथ पोएटिक फंक्शन यानी काव्यात्मक कार्य, यानी भाषा की सुंदरता और शैली पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका जो है रोमन जैकोब्सन के द्वारा जो है हम लोग इसकी थ्योरी को देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 4 थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर होगा सभी को चारों थ्योरी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। बेसिक जो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मूल संचार मॉडल के बारे में देखेंगे हम लोग। तो कम्युनिकेशन का जब हम लोग मूल मॉडल के बारे में बात करते हैं तो संदेश कैसे भेजा जाता है और कैसे प्राप्त होता है और कैसे समझा जाता है, ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अ, समझना जरूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। तो सेंडर के बारे में, सबसे पहले सेंडर के बारे में बात करते हैं, यानी कि भेजने वाला। तो वह व्यक्ति जो कि संचार को की शुरुआत करता है, संदेश जो है बनाता है। सेंडर का अपना अनुभव, भाषा, भावना या फिर उद्देश्य संदेश को प्रभावित करते हैं। उसके साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे तो शिक्षक छात्रों को पढ़ाते समय सेंडर होता है। ठीक है, जैसे हम अभी आपके सेंडर हुए। उसके बाद इनकोडिंग होता है, संकेतन होता है, इनकोडिंग, इसको कोडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विचार जो भी आप सोचते हैं उसको, विचारों को शब्दों में पिरोते हैं आप, तो उसको इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो विचारों को शब्दों, संकेतों, इशारों या चिन्हों में बदलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। और सेंडर अपने ज्ञान, भाषा और अनुभव के आधार पे संदेशों को इनकोड करता है। और जैसे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके जानकारी देना या फिर हिंदी शब्दों का यूज करके जानकारी देना, या तो बंगाली जो भी हो। ठीक है, उसके बाद मैसेज होता है आपका संदेश, यानी कि मैसेज वो सामग्री है जो कि सेंडर भेजना चाहता है, यानी यह विचार, सूचना, भावना, आदेश आदि हो सकते हैं जो कि आप इनकोड किए हैं, अब उसे बस आपको भेजना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कृपया कल असाइनमेंट जमा करना, तो ये एक तरीके से मैसेज हुआ जो कि आपने यहाँ पे इनकोड किया था, अब उसे आपने सेंड कर दिया है, तो वो आपका मैसेज हो गया। ठीक है, उसके बाद चैनल के बारे में, माध्यम, माध्यम आपका होता है जिसके द्वारा संदेश या सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो कॉमन चैनल, सामान्य माध्यम, यहाँ पे जैसे आपके पत्र हो सकते हैं, ईमेल, या फिर फोन, रेडियो हो सकते हैं, टीवी, चार्ट, चित्र हो सकते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो सकते हैं। तो ये सब आपके माध्यम है, संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना, ये एज ए एग्जाम्पल जैसे ज्यादातर लोग भेजते हैं ना। अब रिसीवर जो ग्राही है, प्राप्त करता है, तो रिसीवर जो है जिसके लिए संदेश भेजा गया है, और रिसीवर को जो है संदेश डिकोड करना पड़ता है ताकि वह उसे समझ सके। तो रिसीवर जो है वहाँ पे फिर से क्या करता है, डिकोड करता है ताकि वो उसे समझ सके। एग्जाम्पल के लिए कक्षा में बैठे छात्र, वो टीचर को अच्छे से सुनता है, डिकोड करता है, तभी उसे समझ में आता है। तो डिकोडिंग यहाँ पे देखेंगे समझना, यानी कि संदेश को समझना, उसका अर्थ निकालना और उसे अपने अनुभव से जोड़ना, यही है आपका डिकोडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शिक्षक की छात्र जो है शिक्षक की बात को यहाँ पे समझते हैं, उसी को बोलते हैं डिकोड। ठीक है, जैसे आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप डिकोड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फीडबैक के बारे में बात करते हैं, तो फीडबैक जो है यहाँ पे ये प्रतिक्रिया दिया जाता है, रिसीवर जो है वो सेंडर को वापस भेजता है, रिसीवर जो है सेंडर को वापस भेजता है प्रतिक्रिया। और फीडबैक से पता चलता है कि संदेश सही समझ में आया या नहीं। एग्जाम्पल के लिए सिर हिलाना है ना, सर हिलाना, प्रश्न पूछना या फिर ईमेल का जवाब देना, ये आपका फीडबैक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ जाता है बाधा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉइस, तो शोर। ये जो है किसी भी प्रकार का व्यवधान है जो कि संदेशों को बिगाड़ देता है। जैसे फिजिकल नॉइस हम लोग देखे थे, ट्रैफिक, तेज आवाज, फोन नेटवर्क खराब होना। सिमेंटिक जो है आपके नॉइस, अर्थगत जो है कठिन शब्द या फिर अस्पष्ट भाषा की वजह से। आपके जो है मनोवैज्ञानिक शोर देखेंगे, साइकोलॉजिकल, तो यहाँ पे गुस्सा, डर या तनाव की वजह से। ठीक है, उसके साथ ही शारीरिक शोर देखेंगे, फिजियोलॉजी, तो ये आपके बीमार होना या फिर थकान।
ठीक है, तो ये आपके नॉइस के अंतर्गत आ जाता है। नॉइस के यहाँ पे 4 टाइप्स हम लोग देख लिए, फिजिकल नॉइस, आपके सिमेंटिक नॉइस, और आपके जो है साइकोलॉजिकल नॉइस, और आपके जो है फिजियोलॉजिकल जो है नॉइस। ठीक है, उसके साथ ही कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो किसी माहौल, कम्युनिकेशन किसी माहौल, संस्कृति, संबंध या उद्देश्य में हो रहा है, वही जो है क्या कहलाता है। तो किस जो है माहौल में ये कार्य हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ये भी आपके, इसके भी टाइप्स देखने को मिलते हैं। आपके फिजिकल जो है कॉन्टेक्स्ट यानी भौतिक जो है आपके संदर्भ यानी स्थान, जैसे कि क्लासरूम हो गया, लोकेशन क्लासरूम का, या फिर कार्यालय या फिर ऑफिस बोलते हैं जिसको। उसके सोशल कॉन्टेक्ट यानी कि आपके सामाजिक संदर्भ, यानी जैसे शिक्षक छात्र या फिर मित्र। उसके साथ ही कल्चरल जो है आपके कॉन्टेक्स्ट यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ यानी भाषा, बिलीफ्स, लैंग्वेज। और आपके जो है मनोवैज्ञानिक संदर्भ यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पे यानी मूड और भावनाएं। उसके साथ ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि ऐतिहासिक संदर्भ, पिछली बातों का इतिहास। तो ये सब आपके कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग जो है कम्युनिकेशन के यहाँ पे एक बार फिर से देख लिए हैं। ठीक है, बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स के अंतर्गत क्लियर होगा सभी को ये। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के स्तर को देखने वाले हैं। कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो है 3 मुख्य स्तरों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पे उसको छोड़िए 3 को फिलहाल के लिए। यहाँ पे जो हम और भी बहुत सारे टाइप्स को लिखे हुए हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे देखेंगे। तो आपके जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर जो है व्यक्तित्व संचार। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत है। ठीक है, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत, और इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर व्यक्तिगत। आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ग्रुप कम्युनिकेशन समूह संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन जन संचार, और मास कम्युनिकेशन मास यानी जन संचार, जन माध्यम संचार। तो सभी को हम लोग इंडिविजुअल देखने वाले हैं। तो जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम खुद से बातें करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी एग्जाम का समय आपका आ चुका है, आपके मन में क्या चल रहा होगा, खुद से खुद बातें करेंगे, इतनी मेरी तैयारी बची है, अच्छा इतना हमको ऐसे टाइम टेबल बनाना है ताकि मैं इतना देर में कवर कर पाऊँ, थोड़ा दूसरों को थोड़ा बताएंगे। आप मन ही मन ये जो है क्या करते हैं, अपने आप से है कम्युनिकेट करते हैं और साथ में अपनी रूटीन वगैरह बनाते हैं ना। तो ये आपका क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी कि वह संचार जो कि व्यक्ति अपने आप से करता है उसी को क्या बोला जाता है, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा कम्युनिकेशन उसे बोला जाता है। और यहाँ पे मुख्य बातें और सोच थिंकिंग क्या होती है, तो आत्म चर्चा होती है, सेल्फ टॉक होता है, कल्पना इमेजिनेशन होता है, निर्णय लेना आपका जो है डिसीजन मेकिंग होता है। तभी तो आप डिसीजन मेकिंग अभी कर रहे होंगे, कब कब क्या करें, है ना। तो सेल्फ टॉक, आपका इमेजिनेशन, और आपका जो है डिसीजन मेकिंग, ये सब पॉइंट से पूछा जाएगा कि ये बताइए क्या कौन सा कम्युनिकेशन में आएगा, आपका जो है सेल्फ टॉक या फिर इमेजिनेशन या फिर आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, मुझे कल क्या पढ़ना है, तो ये आप मन में सोचते हैं, ये मन में सोचना। दिमाग में योजना बनाना। ठीक है, विशेषताएं क्या है, तो इसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होता है, और ये पूरी जो है आपके मेंटल प्रोसेस होता है। तो ये पूरी तरीके से आपका मेंटल प्रोसेस है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संचार। क्लियर है ये। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटर, ये अंतर व्यक्ति संचार है। तो दो व्यक्ति के बीच जब संचार होता है तो उसको इंटर बोलते हैं। इंट्रा आएगा तो सिंगल, इंटर आएगा तो दो व्यक्ति आ गए यहाँ पे। ठीक है, दो व्यक्ति के बीच जब संचार होता है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। अंतर व्यक्ति संचार यानी फेस टू फेस बातें हो रही है, फोन कॉल हो रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, मैसेज हो रहा है। ठीक है, 1 to 1 जो है इंटरेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि हम और आप कर रहे हैं अभी। यहाँ पे शिक्षक छात्र से बातचीत कर रहे हैं और दो दोस्त आपस में संवाद कर रहे हैं। और ये जो आपका सीधा, डायरेक्ट और दो तरफा जो है, तुरंत फीडबैक यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, तो सीधा होता है और दो तरफा भी होता है, और यहाँ पे तुरंत आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, सब पूरे जो है यहाँ पे नाम को अच्छे से याद रखेगा। इंट्रा मतलब खुद से, और इंटर मतलब दूसरे के साथ, है ना, दो व्यक्ति के बीच।
अब देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, तो समूह संचार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3 या उससे अधिक व्यक्ति के बीच संचार होगा तो वो समूह बन जाएगा। तो यहाँ टीम मीटिंग हो जाएगा, आपके जो है ग्रुप, या ग्रुप जी होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, और साथ में क्लासरूम डिस्कशन हो जाएगा, और आपके फैमिली जो है मीटिंग हो जाएगा। तो ये सब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि नीट या फिर यूपीएससी के ग्रुप का डिस्कशन होता है। उसके साथ ही कक्षा में छात्रों की चर्चा करना, क्लासरूम में छात्रों द्वारा डिस्कशन करना, विशेषताएं, तो कई लोगों के राय यहाँ पे शामिल होते हैं। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, मजबूत होता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस में मजबूत होता है, तो आपको याद रखना है ग्रुप कम्युनिकेशन में। और समस्या का समाधान भी कहाँ निकलता है, हम लोग यूनिट 9 में पढ़ रहे थे, तो वो भी आपके ग्रुप जो है कम्युनिकेशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पे मजबूत होता है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन, जन संचार, सार्वजनिक संचार के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जब एक व्यक्ति बड़ी लाइव ऑडियंस से बात करता है, ठीक है, जब एक व्यक्ति बड़ी जो है लाइव ऑडियंस से बात करता है, तो वो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे स्पीच के माध्यम से, या फिर मोटिवेशनल जो है टॉक्स के माध्यम से, पॉलिटिकल रैली के माध्यम से, के लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, जैसे स्पीच देते हैं तो हम लोग सुनते हैं, मोटिवेशनल टॉकर्स जो को भी हम लोग सुनते हैं ना। उसके साथ ही आपके पॉलिटिकल रैली जो होती है, तो वहां भी एक व्यक्ति को लोग सुन रहे होते हैं ना, लेक्चर हो जाएंगे। तो ये सब आपके पब्लिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी किसी नेता का जनसभा में भाषण, और शिक्षक का बड़ी कक्षा में पढ़ाना, ये आपके जो है पब्लिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होता है, फीडबैक की संभावना बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, डिलेड हो जाता है, या तो लेट होगा, या तो लिमिटेड होगा, या तो ना ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, फीडबैक डिले या फिर लिमिटेड होता है यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब उसी का रूप है आपका मास कम्युनिकेशन। उसी को और थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे तो मास कम्युनिकेशन आपका आ जाएगा। जन माध्यम संचार इसको बोलते हैं, यानी मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी, विविध और व्यापक जनसंख्या तक संदेश भेजना। तो जब व्यापक हो जाता है, जब ये ग्लोबल लेवल पे आ जाएगा, तब वो आपका मास बन जाता है, मास मीडिया। ठीक है, तो मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी और विविध जो है जनसंख्या, जो है व्यापक जनसंख्या का संदेश भेजना। जैसे कि आपका टेलीविजन आपका मास मीडिया है, रेडियो है, आपके न्यूज़पेपर है, आपके सोशल मीडिया है, आपके इंटरनेट है, वेबसाइट्स है। तो ये सब जो है क्या है, आपके मास कम्युनिकेशन के जरिए है मीडिया, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए न्यूज जो है बुलेटिन, जैसे टीवी न्यूज जो है टेलीकास्ट होता है। यूट्यूब जो है आपके एजुकेशनल वीडियो भी हो गया, तो वो भी मास मीडिया हो गया एक तरीके से, क्योंकि आप कहीं के लोग भी इसे देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे डाला है। ठीक है, मूवीज हो गए, आपके एडवर्टीजमेंट हो गए, तो ये मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछा जा सकता है एडवर्टीजमेंट किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रह गया, मास मीडिया के अंतर्गत। या फिर यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो भी मास मीडिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, न्यूज वगैरह तो समझ में आ ही गया है। विशेषताएं क्या है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो है ये रिच जो है मिलियंस, यानी मिलियंस तक पहुंच होती है। यहाँ पे मोस्टली वन वे फीडबैक जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। तो फीडबैक यहाँ पे जो है आपका इनडायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन ये भी आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो पब्लिक कम्युनिकेशन है उसी का बड़ा रूप है ये। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंट्रा कम्युनिकेशन आपका व्यक्ति का खुद से संवाद करना, सेल्फ टॉक या थिंकिंग। इंटरपर्सनल देखेंगे तो दो लोगों के बीच बात संवाद। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी 3 या अधिक लोगों के बीच संवाद। पब्लिक कम्युनिकेशन सार्वजनिक, एक व्यक्ति का बड़ी लाइव जो है ऑडियंस से बातें करना। और मास कम्युनिकेशन, मास का मतलब होता है मीडिया द्वारा लोगों, लाखों लोगों तक संदेश। ठीक है, लाखों लोगों तक संदेश, मिलियंस में जब आपके व्यूज जाते चले जाते हैं, तो ये आपके जो है क्या हो जाते हैं, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ये सारे। क्लियर क्लियर है, सभी को बताइए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, देखिए कम्युनिकेशन टॉपिक बस समझने भर की देर है, बहुत इजी है। लोग पढ़ के नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे इजी मुझे यही टॉपिक लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए। बस एक बार पढ़ के समझा जा सकता है इसे आसानी से, और आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ थ्योरीज के बस नाम आपको याद रखने होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सेंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आईसीटी में पढ़ चुके हैं।
अच्छा लग रहा है, ओके प्रियंका जी। तो यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी आईसीटी में देख चुके हैं, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसे, ठीक है, क्योंकि आपके आईसीटी रिलेट करता है आपका कम्युनिकेशन से भी, तो यहाँ पे भी आईसीटी टॉपिक में लिखा गया था, तो इस वजह से हमें इसे भी देखना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस जो है आपके कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, समकालिक संचार के बारे में। तो यहाँ पे समकालिक संचार वह संचार है जिसमें सेंडर और आपके रिसीवर दोनों एक ही समय पर, यानी इन्हें रियल टाइम जुड़े होते हैं, जैसे कि अभी हम और आप जुड़े हुए हैं, एक ही टाइम पे एक समय निर्धारित है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमें तुरंत फीडबैक भी दे रहे हैं, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो जवाब भी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है, प्रतिक्रिया तुरंत तो दे पा रहे हैं आप लोग, है ना, तो प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है, ये आपके सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है क्लासेस, जो मीट पे आपका जो क्लासेस होता है, गूगल मीट पे जो क्लासेस होता है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे तुरंत फीडबैक या फिर आपका जो है वीडियो कॉल भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मुख्य क्या है, इसके फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक तुरंत मिलता है, दोनों व्यक्ति एक साथ सक्रिय होते हैं, तेजी से निर्णय लेने में मदद होता है, और अधिक जो है स्पष्टता यानी क्लियरिटी होती है, और इंटरनेट पर लाइव उपस्थिति की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो इंटरनेट पे लाइव अगर उपस्थित रहेंगे तभी ये कार्य हो पाएगा, इस वजह से ये आपका सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपके फोन कॉल हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, साथ में आपके लाइव चैट हो जाएंगे, और आपके कक्षा में शिक्षक छात्र वार्तालाप हो जाएगा। जूम मीट, गूगल मीट, आपके टीम मीडिया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो आपके जो है सिंक्रोनस मीडिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। फायदे क्या है, तो समस्या तुरंत यहाँ पे हल हो जाती है, आपके सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम इमीडिएटली, और फीडबैक तुरंत मिलता है, तो यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, और गलत फहमी कम होती है, लेस जो है यहाँ पे चांसेस है मिस जो अंडरस्टैंडिंग का, और साथ में टीम सहयोग बेहतर होता है, यानी बेटर टीम कोलिब्रेशन, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। नुकसान भी है, तो सभी का एक ही समय पर उपलब्ध होना, ठीक है, समय की पाबंदी होती है, इतना ही समय, एक ही घंटा बाउंड टाइम होता है ना, उतने में ही आपको करना है। नेटवर्क समस्या की बाधा हो जाती है, कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती है आप लोगों की। कम लचीला होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो ये आपके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में असमकालीन जो है आपके संचार देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर सक्रिय नहीं होते हैं, जैसे कि आपका रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही समय पे दोनों सक्रिय नहीं होते, संदेश भेजने और प्राप्त के बीच में अंतर यानी टाइम गैप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम गैप आपका हो जाता है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाता है, की फीचर्स क्या है, तो समय की बाध्यता नहीं है, आप कभी भी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, आप कभी भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे हम स्वयं प्रभा के बारे में देख रहे थे, है ना, मुक्स जो आपके प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वहां पे आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं ना, आपके लिए वो वीडियो लेक्चर उपलब्ध रहते हैं, या फिर हम लोगों के द्वारा जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आए वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ अभी तो सिंक्रोनस के रूप में तो नहीं एक्टिव है, तो वो एसिंक्रोनस के रूप में हम हमारी वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संदेश किसी समय में भी जो है भेजा या पढ़ सकते हैं, तो किसी संदेश को किसी भी समय भेज या पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से जब आप फ्री हो पढ़ो, और तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता यहाँ पे नहीं हो सकती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, तो रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं। और फायदे क्या है, तो कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग बुक्स में देखते हैं, है ना, एनी टाइम एवरीवेयर, है ना, इस तरीके से वहां पे हम लोग देखे थे। लचीलापन अधिक होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, रिकॉर्डेड सुरक्षित रहती है, और कम दबाव जो है देखने को मिलता है। ये तो ऐसे प्रेशर रहता है कि हमें क्लास करना है ना, जब रिकॉर्डेड मिल जाती है तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज देखेंगे, तो प्रतिक्रिया देर से मिलती है। अब जो बच्चे को डाउट है, अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, नए नए स्टूडेंट है, तो उसे ऑनलाइन क्लासेस ही करना चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जो है देर से मिलती है, गलतफहमी बढ़ जाती है, और निर्णय लेने में समय लगता है, और जो है आपके अर्जेंट मामलों में कम उपयोगी होता है। तो जब अर्जेंट में आपको किसी से जवाब चाहिए तब तो वो फिर उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को।
अब ज्यादा नहीं बचा है, बहुत कम ही टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक सेकेंड रुक जाइए। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, चलिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी देख ही लेते हैं। ऐसे 45 हो गया है ना, फिर आपको रेस्ट भी चाहिए, फिर लगातार क्लासेस होगी। कल कर लेंगे, ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कल कल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा, तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, आराम से ही पढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड